मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड आई बिलोंग टू नालागढ़ इन डिस्ट्रिक्ट सोलन। एंड इस साल मेरा रैंक 9 आया है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एंड आई बीन सिलेक्टेड एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है एंड अब तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई है। सबको सब कुछ पता ही होता है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल कर लेते हैं सब लोग सब कुछ। तो बेटर रहेगा कि अगर हम इसको मोनोलॉग ना रख के एक डायलॉग बनाएं। तो आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। ऑप्शनल PSIR, आपका PSIR है? ठीक है यार। PSIR जैसे मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी तो मैंने UPSC की तैयारी की थी, तो उसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर आपको पता हो, हिमाचल का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। तो आई थिंक सोर्सेज तो वही हो जाएंगे, वही कवर हो जाते हैं सोर्सेज। जैसे पेपर 1 के लिए OP गाबा है, पॉलिटिकल थियरी। पार्ट 2 लक्ष्मीकांत एंड मॉडर्न हिस्ट्री, वही स्पेक्ट्रम, वही स्टैंडर्ड सोर्सेज रहेंगे। बस थोड़ा सा जो ट्विस्ट आता है वो पेपर 2 में आता है, जो आपका पार्ट 2 होता है, जब गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो 4 कंट्रीज दी हुई है, अगर आपने सिलेबस देखा हो। तो उसके लिए यार मैंने एक LPU का डॉक्यूमेंट है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक डॉक्यूमेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो उसमें चीज़ें आपकी हो जाएंगी कवर, मतलब उसमें सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने वही पढ़ा था और उससे हो गया था कवर। आंसर राइटिंग PSIR के लिए, यार PSIR के लिए आंसर राइटिंग देखो करी थी, मैंने खुद ही करी है और सेल्फ रिव्यू किया है, मैंने किसी से नहीं फीडबैक लिया। क्योंकि जो GS के आंसर्स थे वो मैंने रिव्यू करवाए थे, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई थी। तो मतलब जैसे GS के आंसर्स मैं ठीक लिख रहा था, मुझे मतलब अच्छा फीडबैक मिल रहा था। तो ऑप्शनल के आंसर्स मैंने खुद ही रिव्यू किए हैं। तो आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आंसर राइटिंग आपको करनी ही चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, कोई आपके आंसर्स रिव्यू करके आपको दे रहा है। थोड़ा ये हिमाचल में ट्रेंड है कि PSIR के मार्क्स उतने नहीं आते जितने और सब्जेक्ट्स के आते हैं। मतलब मैं भी थोड़ा डरा हुआ था इस बार, बट मेरे 111 है इस बार, तो इतने भी अच्छे नहीं है, थोड़ा डिसेंट सा टोटल है, सिलेक्शन वाला टोटल है। बट यार इसका ना कुछ कंफर्मेशन नहीं रहता है कि हाँ कौन सा ऑप्शनल तुम्हारा चलेगा या कौन सा रह जाएगा। जैसे पिछली बार आई थिंक एंथ्रो के काफ़ी अच्छे नंबर थे, इस बार नहीं है। ज्योग्राफी के थे, इस बार नहीं है। इस बार टॉपर का शायद हॉर्टिकल्चर है। तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। PSIR अच्छे से तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग अच्छी करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे UPSC वाला जो IR होता है वो डायनेमिक होता है, जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गई या और काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो डायनेमिक होते हैं। इसमें काफ़ी स्टैटिक पार्ट है, मतलब डीकोलोनाइजेशन, UN WTO, ये स्टैटिक पोर्शन आ जाता है। प्लस वो वाला जो मैंने आपको बताया LPU, वो भी स्टैटिक पार्ट है। तो IR कहने को ही IR है, वैसे डायनेमिक ज़्यादा है नहीं इसमें पार्ट। OP का मतलब 80-90% हो जाता है। बाकी जो नहीं मिल रहा है उसमें से आपको गूगल कर लो, गूगल पे सब कुछ मिलेगा आपको। बस ये है कि जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हो ना, स्टिक उसी से करना। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के लिए 5 सोर्स इकट्ठे कर लिए, फिर वो पढ़े भी नहीं जाए, रिवाइज भी ना करें। ऐसे राइटिंग, यार ऐसे राइटिंग के लिए मैंने एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं किया था। GS के आंसर्स लिख रहा था मैं। जैसे GS में लास्ट में 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसमें 3-4 पेज भरने होते हैं। ऐसे का भी वैसे ही है, बस 5-6 पेज भरने हैं वहाँ पे। तो ऐसे के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, बस विजन के ना आई थिंक ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल आता है, कंटेंट आता है विजन IAS का। मैंने उसके टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे कोई टॉपिक है, उसका विजन का मटेरियल था, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, स्टिकी नोट्स। और वो ऐसे से पहले एक बार रिवाइज कर लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेनली जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो हमें सबको पता होता है कि क्या लिखना है। फैक्चुअल अगर उसमें आप कंटेंट डाल दोगे ना तो नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही किया। हाँ जी, हाँ विजन के मटेरियल मतलब वो एस्से के फॉर्मेट में आता है, बट वो आई थिंक 10-15 पेज का एक ही वो डॉक्यूमेंट होता है। तो मुझे याद नहीं है मतलब नाम क्या है स्पेसिफिक उसका, बट विजन के डॉक्यूमेंट्स है। तो उसमें से आपने सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और जब आपको ऐसे आएगा, अगर गलती से टॉपिक सेम आ गया फिर तो फायदा ही फायदा है। फिर तो मतलब आप प्रॉपर पाई चार्ट्स बना के भी थोड़ा अच्छे से मतलब अपने ऐसे बना सकते हो अट्रैक्टिव। नंबर फेच करने हैं बस, और कुछ नहीं। व्हेन टू स्टार्ट, मतलब आई गेस जब प्री है आपका, उससे पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए ऑप्शनल का। हाँ सिलेबस होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि प्री होने के बाद सिलेबस कर रहे हो।
उसके बाद आपको रिविजन करनी है, रिविजन और आंसर राइटिंग। इवन आपको आंसर राइटिंग के लिए भी प्री से पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैंने आंसर्स लिखने कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें तो 20 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, तो आंसर बड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने कैसे इंट्रोडक्शन देनी है, कितने पार्ट में अपनी बॉडी कंप्लीट करनी है, क्योंकि वहाँ पे जैसे शीट्स मिलेंगी ना, वो लूज शीट्स मिलेंगी, प्रॉपर स्पेस नहीं होगा आपको, आप जितनी मर्जी शीट्स यूज़ कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी भरनी है, क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर लिखने की प्रैक्टिस प्री से पहले एक बार कर लेनी है, सो दैट प्री के बाद ऐसा ना हो कि यार रश पड़ गया कि जीएस भी है, एसए भी है, ऑप्शनल भी है। तो सिलेबस तो पहले से कवर्ड होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, ये कंपोनेंट आपने प्री के बाद रखना। हाउ टू चूज ऑप्शनल? यार दो चीजें हैं, जैसे मैंने अपना ऑप्शनल चूज करते टाइम दो चीजें देखी थी। पहली बात आईआर, मतलब पॉलिटिकल साइंस में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट आईआर मेरा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, मतलब डायनेमिक होता है, पढ़ने के लिए सोर्स बहुत मिल जाते हैं, मज़ा आता था पढ़ने में आईआर। प्लस जैसे यूपीएससी का जो जीएस 2 है, उसमें बहुत कंपोनेंट इसका सेम था मेरे ऑप्शनल का। जैसे मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, एचएएस का तो सिलेबस ही बहुत लिमिटेड है। तो दो चीज़ें थी, एक तो प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है कि थोड़ा मैच हो जाए सिलेबस, ताकि इतना ज़्यादा कंपोनेंट और एक्स्ट्रा ना करना पड़े। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का आई गेस एथिक्स में थोड़ा बहुत कंपोनेंट मैच होगा, या फिर एंथ्रो ले लो, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका कंपोनेंट जीएस में मैच करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने पहले तो वो प्रैक्टिकल चीज देखी कि कौन सा जीएस में मैच कर रहा है, सिंक कर रहा है थोड़ा सिलेबस। पहली चीज वो, दूसरा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। ऐसा ना हो कि आप एंथ्रो पढ़ रहे हो, मजा आ नहीं रहा या समझ ही नहीं आ रहा, पहली बात तो समझ ही ना है। तो ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक इंटरेस्ट आना चाहिए, समझ आनी चाहिए चीज़, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए पढ़ते टाइम। सेकेंडली, थोड़ा सिलेबस जीएस के साथ मैच कर रहा हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये खुद का फायदा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं मैच कर रहा कुछ जीएस के साथ सिलेबस, तब ऑप्शनल लेते नहीं है, लोग लेते हैं। बट वही बात है, मेजरली वो इंटरेस्ट वाली बात होती है। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था यार, मतलब देयर वर 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। So they asked me about my native place, नालागढ़ की हिस्ट्री एंड what is it famous for। जैसे बीबीएन एरिया इज इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया से क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा। प्लस एक मेंबर ने काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी रैंडम। जैसे वन ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोड एंड एन एक्ट। तो ये थोड़ा लॉ की तरफ टिल्ट कर गया क्वेश्चन, जो कि मुझे नहीं पता था। एक मेंबर ने मेरे आईआर पे क्वेश्चंस पूछे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो वो मेरा अच्छा सब्जेक्ट है तो वो मैं कर पाया। मेंबर थे एक रचना गुप्ता मैम, उन्होंने भी हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे स्कीम्स के ऊपर बेसिकली, जैसे उज्ज्वला स्कीम के ऊपर पूछा, या फिर और थोड़े बहुत स्कीम्स वुमेन एम्पावरमेंट की, या फिर एनजीटी की क्या रूलिंग्स है हिमाचल को लेके। तो ओवरऑल अच्छा था यार, बस एक मेंबर का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, जिनको मैं आंसर नहीं कर पाया। बट बेसिकली वहाँ पे ये चेक नहीं होता कि आप आंसर कर रहे हो या नहीं, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आप कैसे पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या फिर आप कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर रहे हो जब आपके फोरहेड पे वो लाइंस आनी स्टार्ट हो जाती है ना, कि यार आता नहीं है, अब क्या करें, क्या बोले इनको कि नहीं आता। वो लाइंस नहीं आनी चाहिए, मतलब वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है कि सर आता नहीं है, बस पोलाइटली रिफ्यूज करो। नो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलाइटली। हाँ जी बिल्कुल। फ्री नहीं निकला यार, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। तभी शायद मैंने एचएस दिया, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी में था 2018 में, मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ। तो निकलते ही दे दिया था, क्योंकि थोड़ी तैयारी थी, और उस टाइम पे कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई था, मतलब ऐसा लग रहा था बस 1 साल में निकल जाएगा पेपर। बट फिर उसके बाद थोड़ी सिचुएशन भी डिफरेंट हुई, घर पे बैठना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी, कोविड आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें एक टाइम पे चली हैं। फिर जब ऐसा लगा कि यूपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, मतलब उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि प्री में कौन सा सेक्शन हैवी रहेगा। जैसे 2020 का प्री मैंने दिया था, अगर उसकी बात करूं, उसमें मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी हैवी आ गई थी, अगर आपको बताऊं। तो मेडिवल मैंने पढ़ी ही नहीं थी, उसके बाद पढ़ी जाके कि क्या होती है। तो मतलब थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई प्री में, यूपीएससी वाले में पता नहीं चलता था कि कौन सा सेक्शन हैवी आ जाएगा। जैसे इस बार आई थिंक इकोनॉमी काफ़ी हैवी आई है, माइक्रो इकोनॉमी अच्छी आई है शायद, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो चीज़ थोड़ी जो अनसर्टेनिटी आ गई, उस वजह से प्री निकल ही नहीं पा रहा था, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही थी, कभी 2 नंबर से रह जाता था, कभी 5 से। तो फिर एचएएस का प्री दिया, फर्स्ट वो भी नहीं निकला, सेकेंड टाइम प्री दिया वो निकला, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू।
यार आई गेस ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड मतलब पूछा जाता है कि कितने आवर्स देने चाहिए या फिर व्हाट इज़ दैट स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स जो पढ़ने चाहिए। बहुत सारे लोग रेकमेंड भी करेंगे आपको कि 10 घंटे पढ़ लो या 15 पढ़ लो, 18 पढ़ लो, फिर सो मत, है ना, और क्या। बट आई गेस 7-8 आवर्स बहुत बढ़िया है। अगर 7-8 घंटे में आप वो क्वालिटी 6 घंटे की भी निकाल पा रहे हो ना, 8 घंटे बैठ जाओ, 6 घंटे की क्वालिटी निकाल लो, ठीक है। पर उस 8 घंटे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड करना आपको आना चाहिए कि मैंने पहले 1 घंटे में ये करना है, अगले में ये करना है, मतलब सेक्शनल डिवीजन करना आना चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो सुबह उठता मैं आराम से था, तो उठते ही कोई एक जीएस का कंपोनेंट उठा लिया। जैसे मैंने वीकली टारगेट्स बनाए हुए थे, तो सुबह उठते ही 1 या 1.5 घंटा मैंने उस जीएस कंपोनेंट को दिया। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी को दे दिया। उसके बाद दिन में मैंने करंट अफेयर्स पढ़े, विजन की मैगजीन पढ़ी, साथ में एडिटोरियल्स पढ़ लिए सेम डे के। आफ्टरवर्ड्स मैंने एक आधा आंसर लिख लिया, उसमें भी 15-20 मिनट लग गए। फिर उसके बाद ब्रेक लिया, लंच किया, उसके बाद जीके, हिमाचल जीके उठाई, उसमें 2 घंटे। हिमाचल जीके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यार, मतलब उसको टाइम देना बहुत जरूरी है। हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स है कि अगर आप ये भी प्रिपेयर करके चले जाओगे ना, और जीएस आपका थोड़ा वीक भी है, तो पेपर निकल जाएगा। प्री मेंस की मैं गारंटी नहीं ले सकता, प्री निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दो कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना प्री के पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हिमाचल जीके हो गई, फिर उसके बाद एटलस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एटलस ज़रूर रोज़ पढ़ो, एटलीस्ट प्री से 2-2.5 महीने पहले तो एटलस रोज़ ही पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में ना वो मैप्स मेमोराइज हो जाएं कि कहाँ पे कौन सी जगह है। जैसे इस बार अगर प्री की बात करूँ मैं, तो मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे 3 या 4 आई थिंक ज्योग्राफी से ना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ मुझे, मैंने एटलस पढ़ा हुआ था। और उसके बाद ऑप्शनल के लिए टाइम, 2 घंटे ऑप्शनल के लिए रोज निकालो, रोज, ताकि ऑप्शनल आपका ऐसा ना हो कि वो बैक सीट ले ले। क्योंकि यार अगर मैं अभी अपनी बात करूं तो ऑप्शनल ने ही डिसाइड किया है कि मेरा रैंक 9 आया है। अगर ऑप्शनल में थोड़े नंबर ज़्यादा होते तो रैंक बेटर हो सकता था, और ऑप्शनल ने ही शायद डिसाइड किया है कि मैं लिस्ट में हूँ। तो आई गेस जीएस सबका कॉमन ही रहता है, ऑप्शनल डिसाइडर होता है, और दैट्स हाउ, मतलब ऐसे ही करना चाहिए यार। मतलब इतना ज्यादा हैवी भी नहीं ले लेना है, एक आधा आंसर लिख लो। बट हाँ, प्री के बाद तो आपको ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मतलब पहले आप अपने आप को थोड़ा एनालाइज कर लो कि मेरा ऑप्शनल चल कैसा रहा है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको आंसर में कन्वर्ट कर भी पा रहा हूँ या नहीं। जैसे जैसे मेरा ऑप्शनल था तो मैं आईआर के आंसर्स लिखता था। मेरे को पॉलिटिकल साइंस थ्योरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट मैं आईआर के आंसर्स लिख लेता था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं आंसर ठीक लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर ठीक तरह से कर पा रहा हूँ। और प्री के बाद तो जरूरत, मतलब जरूरी ही है ये कि रोज आंसर लिखना ही लिखना है, चाहे एक ही लिखो बट लिखो, सो दैट फ्लो बन जाए। प्लस जैसे जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में यार वहाँ सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पेपर कंप्लीट हो जाए। वहां मैंने बच्चे देखे, मतलब मैं अपने आसपास देखता था, बच्चे शीट्स ना ऐसे खाली छोड़ छोड़ के अगला ऐसे कि कोई आता हो तो वो लिख देते हैं। वहां ये नहीं करना, शीट तो खाली छोड़नी नहीं है। कुछ नहीं आता ना, तो बस जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज पता है वो लिख दो। पेपर पूरा कंप्लीट होगा ना तब आप रेस में हो, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ रेस ऑलरेडी। क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर कंप्लीट किया है, फिर उसमें से वो छंटनी होगी कि क्वालिटी कहाँ है। अगर आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं है तो ऑलरेडी बाहर हो आप। प्लस जीएस में जैसे मेंस में हिंदी और इंग्लिश की बहुत वैल्यू रहती है, हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब यार बच्चे हिंदी में नंबर नहीं आते हैं तो बाहर हो जाते हैं। जीएस में आई थिंक 300-300 नंबर होते हैं, हिंदी में नंबर नहीं आते तो बाहर। तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी पहले से कर लेना हिंदी के लिए। इंग्लिश तो चलो नॉर्मली ठीक होती है मोस्टली। हिंदी के लिए जैसे स्कूल लेवल पे जो ग्रामर की बुक्स होती थी, या फिर नॉर्मल जो भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे सोर्सेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से हिंदी की प्लस प्री के लेवल पे सी सैट की, ये दो कंपोनेंट्स तैयार कर लेना। क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स है जो आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। जीएस अच्छा होता है लोगों का, सी सैट नहीं क्लियर होता। जैसे इस बार भी आई थिंक एक लड़के के 135 हैं, सी सैट क्लियर नहीं है तो आउट। इसलिए सी सैट प्लस मेंस के टाइम पे हिंदी, और अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश। तो ये चीज़ें कवर कर लेना। ऑप्शनल का लोग पूछ रहे हैं, तो ऑप्शनल का मैंने जैसे बताया बुक लिस्ट, जैसे आपको बताया मैंने, ओपी गौबा पेपर 1 के लिए, लक्ष्मीकांत, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और बिपिन चंद्रा पढ़ी थी मैंने
इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पेपर 1 के पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स हैं जो बुक में नहीं मिल रहे, जैसे कि फेडरलिज्म वाला टॉपिक है, पॉलिटिकल पार्टीज है, और मुझे याद भी नहीं है, एक दो टॉपिक्स और हैं। उसके लिए मैंने गूगल किया था और गूगल करके मोस्टली थिंकर ओरिएंटेड कंटेंट उठाया, जैसे जहाँ पे थिंकर्स के साथ वो टॉपिक समझाया हुआ हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में युगेंद्र यादव के काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आते हैं, काफ़ी थिंकर्स हैं, मतलब वो वाला कंटेंट उठाना है और उसको अपने एक नोट्स की फॉर्मेट में बना लेने हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बना लेने हैं, सो दैट जब आपका पेपर आएगा तो उससे पहले आपको रिवीजन करने के लिए ना थोड़ा ऐसे दिमाग सेट हो पहले से, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर से पहले एक दिन ब्रेक मिलती है, तो आपको अच्छा टाइम मिलता है रिवाइज करने में। तो पेपर 1 के लिए तो ये किया था। पेपर 2 के लिए जैसे मैं आपको बताया, पार्ट 1 के लिए एंड्रयू हेविट पढ़ी थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी, प्लस इंटरनेट का यूज़, जो टॉपिक आपको बुक में नहीं मिल रहा, एंड एलपीयू का एक डॉक्यूमेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो पेपर 2 पार्ट 2 के लिए। यार जीएस स्पेसिफिक के लिए तो मैंने विजन पढ़ी है, हिमाचल के लिए ट्रिब्यून के नोट्स बनाए थे, क्योंकि हिमाचल के नोट्स एक जगह पे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब डालते हैं काफ़ी लोग हिमाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, पर आई गेस जो आपके नोट्स होते हैं ना हैंड रिटन, और जो आपने अपनी चीज़ें पढ़ी होती हैं, क्योंकि वो दोनों जगह काम आएंगी, मेंस में भी काम आएंगी वो आपको। जैसे कोई आर्टिकल आता है उसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आप मेंस के आंसर में कोट कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज पे क्वेश्चन आया था इस बार, तो मैंने ड्रग अब्यूज से एक आर्टिकल आया था ट्रिब्यून में ना काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कोट करी उस क्वेश्चन में, तो आई गेस मार्क्स फेच किए होंगे उसने, अभी तो मैंने शीट्स में नहीं देखी, बट अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन साथ में कोट कर पा रहे हो आंसर के, तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। यार शॉर्ट नोट्स सही रहेंगे, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस तो फिर वो लेंदी बन जाएगा, मतलब फिर तो पढ़ने का भी फायदा नहीं है उस चीज़ को, मतलब जिस हिसाब से आप पढ़ पाओ इजीली वैसे बनाओ, और वो चीज़ शॉर्ट नोट्स में ही सही रहती है। ज़्यादा बेटर है अगर डिजिटल नोट्स बना पाओ, जैसे एवर नोट वगैरह पे बना लो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप शीट्स प्रेफर करते हो शीट्स बना लो, जैसे भी आपको सही लगता है। आपने जो प्रेशर होता है उसको कैसे डील किया आपने? बहुत सारा प्रेशर होता है, मतलब फैमिली का, रिलेटिव, और सोचना तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। अब पेपर आने वाला है एंड स्टिल अब पढ़ाई से ज़्यादा उस तरफ भी ध्यान जाता ही जाता है, तो आपने क्या किया इस चीज़ से? देखो सबसे पहले तो रिलेटिव्स के बारे में सोचना ही नहीं है, ऐसे ऐसे सोचना है कि वो लोग ही नहीं है। पहले बात तो बाहर जाना बंद कर दो, रिलेटिव्स के पास ही जाना बंद कर दो, इंटरैक्शन मिनिमम कर दो, जीरो तो नहीं कहूंगा मैं, मिनिमम कर दो, सो दैट आपके अंदर वो वाले थॉट्स आए ही ना, मतलब नेगेटिव थॉट्स लेना ही बंद कर दो। उसके लिए अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे घर पे रहना है, तो घर पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पे रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाता था यार। हाँ मैं वॉक करने शाम को बाहर जाता था, तब भी बस अपने अपने आप से, मतलब किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं। बट देखो वो चीज़ें सारी दिमाग में आएंगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, 2018 में पास आउट हुआ हूँ, तो 4 साल हो गए हैं, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि 2018 में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, छोड़ के घर बैठा हूँ, एंड वो वाली चीज़ भी बैक ऑफ द माइंड चलती है ना कि हाँ यार पैसे कमाने का मौका मिल रहा था और नहीं कमाए, एंड क्या कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ रहेगी कि गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग में ये गोल क्लियर है ना कि मैंने बनना वो है, ये नहीं मुझे पता कि कैसे बनूंगा, कैसे उस रास्ते में जाऊंगा, पर अगर वहां पहुंचने का वो एम क्लियर है ना, तो हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। बस उस गोल को हमेशा देखते रहना है। दिमाग में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगी, मेरे खुद के दिमाग में ऐसा फील हुआ मुझे कि मास्टर्स कर लेनी चाहिए या बैक टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, है ना, एंड कि पैसे कमाने चाहिए, बहुत टाइम हो गया यार, क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे, छोड़ो जॉब करते हैं। इवन जॉब ऑफर्स हुए, बाईजूस के रोज मेल आते थे कि कर लो ज्वाइन एंड मतलब डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगी आपके पास, पर एक तो आपको अपना गोल सामने दिखना चाहिए, सेकेंडली पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। अगर पेशेंस नहीं है तो डेवलप करना सीख लो, पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपके सामने मैंने 4 साल की पेशेंस रखी है, तो आप देख रहे हो, ठीक है, पेशेंस बहुत जरूरी है। और एक ना हिंदी में चीज बोलते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो मेहनत करने वाले छोड़ेंगे ना, वो हमें मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वाले 1-1.5 साल मेहनत करते हैं, उनको लगता है नहीं होगा और वो छोड़ देंगे, पर अगर आप लोग इंतजार करोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, पर मिलेगी।
तो डिस्ट्रैक्शन से घबराना नहीं है और लोगों की बातें नहीं सुननी है, रिलेटिव्स जो मर्जी बोलते रहें। आप एक अच्छी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप किसी दिन वहाँ बन गए ना, पहुँच गए, तो सबसे पहले वही लोग फ़ोन करेंगे कि भाई कंग्रेचुलेशन। मुझे अब भी आते हैं कि यार वाह कमाल हो गया, मतलब मुझे कुछ लोग तो ये बोलते हैं यार तू तो घूमता रहता था, तू कैसे बन गया। तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है, ना ही इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, इग्नोर करो, ठीक है। बट हाँ, पेशेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि ये चीज़ आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी असेस होगी, कि अगर आपको कोई टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप अपने आप को कैसे गैदर करते हो ना करने के लिए। आता नहीं ना जब क्वेश्चन, तो फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे वो चेंज नहीं आना चाहिए, वहाँ पे वो स्थिरता दिखनी चाहिए, स्टेबिलिटी। तो इसके लिए ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो, सो दैट फ्यूचर अच्छा हो। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है जब आप ऐसे प्रेशर आ रहे हैं तब आपको सबसे ज्यादा हार्ड आई गेस यार, हार्ड वर्क आज के टाइम पे चलता नहीं है, स्मार्ट वर्क चलता है। हार्ड वर्क इज लाइक कि तुम कुछ पढ़ रहे हो और तुम पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, नहीं। स्मार्ट वर्क करो यार, मतलब पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर उस चीज़ को रिवाइज करो, ताकि जो तुमने पढ़ा है वो एटलीस्ट याद तो हो। पढ़ पढ़ के क्या करना है, नॉलेज थोड़ी शो करनी है वहां जाके, पेपर निकालना है ना। तो मैं पहले यही गलती कर रहा था, मतलब मैं अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ। तो मैं पढ़ता रहता था, नॉलेज इतनी हो गई थी ना कि कुछ भी पूछ लो, कोई सब आता था। पर जब पेपर का टाइम आता तो कुछ नहीं आता था, क्योंकि रिवाइज ही नहीं कर पाता था, उतना टाइम ही नहीं बचता था ना। सोर्सेज इतने हो गए थे कि पढ़ पढ़ के खत्म नहीं होते थे, और रिवीजन करने का टाइम नहीं बचता था। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करो, पहले तो अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को पूरा कंप्लीट करो, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो आपको पता है, स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, रमेश सिंह, शंकर है, जो भी है सोर्सेज, उनको पहले तो कवर करो। फिर उन्हीं सोर्सेज को दोबारा उठाओ और दोबारा रिवाइज करो। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लक्ष्मीकांत ऐसी होगी ना कि वो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, मुझसे खुद नहीं पढ़ी जाएगी यार, वो मतलब इतनी अंडरलाइंड है बार 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 बार। तो इसलिए एक ही सोर्स उठाओ, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, सो दैट आपको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए उस टॉपिक को लेके, कि अगर प्री में वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, तो समहाउ वो जो आपने क्लैरिटी ली है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के, वो हिट एंड ट्रायल से हो जाए। मेरे साथ खुद भी हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा था हिमाचल का, 2 बार ही रिवाइज हो पाया, ज्यादा नहीं रिवाइज हो पाया। पर जो पढ़ के उसको क्लैरिटी आई ना वहाँ, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आया था पिछले पिछले साल के प्री में, तो जो क्लैरिटी आई ना उस चीज को पढ़ के, वो बहुत अच्छी थी। और उस चक्कर में मेरे 1-2 क्वेश्चन मेरे को आते नहीं थे, पर मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया, थोड़ा एनालाइज किया चीजों को, और वो क्वेश्चन सही हुए। तो इसलिए स्टिक टू वन सोर्स एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। ये सब लोग बोलते हैं, ये मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। है जैसे टेस्ट आता है तो रिवाइज नहीं हो पाता क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता रिवाइज। यार रिवीजन करने के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब आप सब्जेक्ट कंपोनेंट छोड़ सकते हो, पर रिवीजन करने के लिए टाइम तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब जैसे यार थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ना, जैसे अब मैं पिछले साल की पेपर की बात करूँ, मेडिवल हिस्ट्री नहीं है उसमें, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है उसमें, तो ये कंपोनेंट्स आप स्किप करना अफोर्ड कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। अगर पढ़ने भी हैं तो एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना रखो उस चीज को, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री हैवी आती है तो उसको 3-4 बार रिवाइज करो, पॉलिटी हैवी आती है उसको भी रिवाइज करो। जो कंपोनेंट आपको लगता है ना स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं हम, उसके लिए टाइम कम रखो, अकॉर्डिंगली उस टाइम पे आप रिविजन डाल दो दूसरे कंपोनेंट की। अब जैसे करंट अफेयर्स हैवी आता है तो विजन की मैगजीन तो आपको बनती है वो रिवाइज करना 4-5 बार। मैंने 4-5 बार रिवाइज की है विजन की मैगजीन, मंथली वाली, पिछले 10 महीनों की। तो वो आप करो ही करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर नहीं आया तो, अगर प्री हो जाता है तो मेंस में आप इतनी इंफॉर्मेशन कोट कर सकते हो ना वहां से, कोई नहीं रोक सकता आपको फिर मेंस क्लियर करने से, क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी है वो मैगजीन। पढ़ी है आपने विजन की मैगजीन? विजन की मैगजीन आज जाके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज है। इतनी अच्छे से डिजाइन की हुई है उन्होंने, क्योंकि वो सब कंपोनेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। पहले पॉलिटी आती है, फिर आईआर आता है, फिर इकोनॉमी आती है, और वो कंसेप्ट आपका इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर प्री में जाके क्वेश्चन फैक्चुअल आता है ना, तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप टैकल कर सकते हो समहाउ। व्हाट वाज योर मीडियम फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, एंड डज मीडियम अफेक्ट योर मार्क्स? माय मीडियम फॉर मेंस वाज इंग्लिश ऑब्वियसली, और अफेक्ट करता है या नहीं करता है ये तो मुझे अब नहीं पता यार, बट मोस्टली लोगों का इंग्लिश होता है। बट ऐसा नहीं है कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं होते, हिंदी से भी सिलेक्शंस होते हैं। इस बार का मुझे आइडिया नहीं है, बट लास्ट ईयर शायद हिंदी का सिलेक्शन थे।
तो मीडियम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मीडियम का, बट हाँ ये चीज़ डेफिनेटली फर्क पड़ता है थोड़ा सा कि सोर्सेज थोड़े लिमिट हो जाते हैं। हिंदी में उतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इंग्लिश में तो भरे पड़े हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप सोर्सेज देख लो पहले अपने, अगर मिल पा रहे हैं सोर्सेज तो आप तैयारी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यार न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब एडिटोरियल्स पढ़ोगे ना तो एक ओपिनियन फॉर्म होता है। ओपिनियन फॉर्म होता है तो जब इंटरव्यू में पहुंचोगे ना आप, वहां पे आपका ओपिनियन ही मैटर करता है। वहां पे फैक्चुअल नॉलेज चेक हो चुकी है मेंस तक। इंटरव्यू में जाके वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आप एसडीएम बन जाते हो या आप ऑफिसर बन जाते हो तो आप सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे, आपका ओपिनियन क्या है एक पर्टिकुलर चीज पे। जैसे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था तो मुझसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पूछा गया कि आपका ओपिनियन क्या है। तो वहां पे ओपिनियन फॉर्म होना इंपॉर्टेंट है, तो वो एडिटोरियल्स के थ्रू ही फॉर्म होगा। बाकी अगर आप करंट अफेयर्स वाले नोट्स की बात कर रहे हो न्यूज़पेपर के थ्रू, तो अगर आप स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, बना सकते हो अपने लिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने नोट्स पढ़ना ज़्यादा सही लगता है ना। नहीं तो विजन की मैगजीन से कवर हो जाएंगे, पर एडिटोरियल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं यार इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप देखोगे तो अंदर एक ना एक्सप्लेन्ड सीरीज आती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो हिंदू से इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट किया है उसी के चक्कर में कि वो आती है। हिंदू अच्छा है नो डाउट, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बट फिर एक ही न्यूज़पेपर कवर हो पाता है एक दिन में, और ट्रिब्यून हिमाचल के लिए। तो मैंने शिफ्ट कर दिया इंडियन एक्सप्रेस पे क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। डेफिनेटली इंडियन एक्सप्रेस में तो डेफिनेटली एक्सप्लेन्ड वाली सीरीज प्लस वो जो 2 पेज आते हैं ओपेड्स के बीच में, उसमें पॉलिटिकल आर्टिकल्स को छोड़ के जो भी अच्छे आर्टिकल्स दिखते हैं, जैसे कि मेरा आईआर था, सी राजा मोहन का आर्टिकल आता है, आई थिंक ट्यूसडे को आता है शायद, तो वो तो छोड़ना ही नहीं कभी। ठीक है, प्लस जो भी तुम्हारे डिस्टिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेट्स या डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स या डिस्टिंग्विश्ड लोगों के जो आर्टिकल्स आते हैं, प्रोफेसर्स के आते हैं, जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो या जिसमें एक ओपिनियन बनाया हो इंसान ने कि कैसे इस चीज़ को देखना है, वो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली आपने अपना ओपिनियन फॉर्म करना है उस टॉपिक पे। अब जैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, सबको पता है कि रशिया ने गलत किया यूक्रेन में वो करके इन्वेट करके, पर उसका दूसरा एंगल क्या है, क्यों किया उसने। तो वो जब आप डाइवर्स ओपिनियंस पढ़ोगे तब पता चलेगा। फिर आप एक ही उसमें नहीं जाओगे कि हाँ गलत ही किया गलत ही किया, उसका सही पार्ट क्या था। क्योंकि गलती से अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि कर तो दिया उसने इन्वेट, पर उसने क्यों किया, उसका क्या इंटरेस्ट था, किस हिसाब से कौन से ग्राउंड्स पे आप रशिया को सही ठहराओगे, तो वो जब आप डाइवर्स ओपिनियंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। उसके लिए एडिटोरियल्स पढ़ना जरूरी है। जैसे पहले दिन पेपर पढ़ा तो लास्ट तक तो याद नहीं रहता था। यार याद रखने की बात नहीं है, जैसे अगर इकोनॉमी के टॉपिक्स आप पढ़ोगे ना, जैसे इकोनॉमी रमेश सिंह से पढ़ते हैं हम, तो जब तक आपको रेपो रेट ही नहीं पता क्या होगी, तो रेपो रेट उसमें डायरेक्ट लिखा है कि रेपो रेट बढ़ गई, तो उससे क्या फर्क पड़ा। अगर आपको रेपो रेट ही नहीं पता क्या है तो क्या फर्क पड़ता है कि उसमें क्या लिखा है। तो जैसे मैंने हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मैंने तो कॉलेज टाइम में पढ़ना स्टार्ट किया था 2016-17 में, तो पहले 1 महीने तो मुझे हिंदू समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें लिखी हुई थी टेक्निकल टर्म्स एडिटोरियल्स में। तो फिर जब धीरे धीरे एनसीईआरटीज पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, तब चीजें समझ में आने लगी कि हाँ रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है। मुझे लिक्विडिटी नहीं पता क्या होती थी, फिर लिक्विडिटी पता चली, इन्फ्लेशन क्या होती है। स्पेशली इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स काफ़ी हैं, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि याद नहीं रह रहा तो नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब आपको फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला। बट ये है कि आप नोट्स बनाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो वो आपको देखना है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, राइट। व्हाट डिड यू स्टडी फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी गवर्नेंस एंड साइंस एंड टेक। काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं यार। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए यार वर्ल्ड हिस्ट्री तो आती ही नहीं, आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री आती है क्या एचएस में, मेंस में आती है। अच्छा वो उसके लिए क्या पढ़ा था मैंने, उसके लिए वही यार एंड्रयू हेवुड से हो गया था मेरा तो काम, उसमें वर्ल्ड वॉर्स दिए हुए हैं ना। हाँ, एंड्रयू हेवुड प्लस इंटरनेट वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यार गवर्नमेंट के सोर्सेस, जैसे गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे, कौन से डिजास्टर प्रोन एरियाज है हिमाचल में, मैप करके दिखाया हुआ है प्रॉपर, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना हिमाचल का। प्लस एक ना मैंने एडीबी का डॉक्यूमेंट पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन शायद, रन ऑफ स्टेट ऑफ द रिवर्स करके कुछ डॉक्यूमेंट है। उसमें रिवर्स की प्रोफाइल दी हुई है, 5 रिवर्स की जो हिमाचल में है, प्लस उनके फ्लड प्रोन एरियाज दिए हुए हैं, प्लस कैसे वो चलती हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, वो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ा मैंने थोड़ा सा।
मतलब मैंने इंटरनेट का यूज किया है इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ, तो मुझे अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मिल जाता था ना और मैं उसको पढ़ के देखता था कि यूजफुल है तो मैं उसको रख लेता था पीडीएफ को, अदरवाइज मैं छोड़ देता था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी मैंने नेट से किया है कवर, गवर्नमेंट सोर्सेज से बेसिकली। इंटरनेशनल रिलेशन मेरा पार्ट था, तो विजन की मैगजीन प्लस यूट्यूब चैनल्स हैं एक दो जो मैं फॉलो करता था, जैसे कि हाँ एक मैं चीज़ बताता हूँ, एक चैनल है द प्रिंट, सुना है आपने? उस पर रात को ना शेखर गुप्ता जी एक कट द क्लटर करते हैं, बहुत सही है वो चीज़, अगर आप देख सको तो देखो। 20 15 20 हद 25 मिनट की वीडियो होती है, बट वो कोई भी टॉपिक चल रहा हो ना दुनिया में देश में जो इंपॉर्टेंट होता है वो एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत अच्छे से। तो कट द क्लटर तो आप देखो ही देखो, यूट्यूब पे रात को आता है रोज, वो देखो। प्रिंट में बस वही देखना और कुछ नहीं देखना। और यूट्यूब पे और क्या देखना है, अगर आपसे हिंदू नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो द एग्जाम्स मेड सिंपल करके एक चैनल है, देखा है? देखना, उसमें हिंदू का एनालिसिस डालते हैं वो सर रोज, तो वो भी देख सकते हो अगर किसी का हिंदू पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वैसे तो खुद से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, बट नहीं मन कर रहा तो एनालिसिस देख लो, चीज़ें पता चल जाएंगी। और ये दो जो मैंने बताया, कट द क्लटर जो शेखर गुप्ता जी करते हैं वो बहुत अच्छा है, ये दो चीज़ें तो करो ही करो। हिंदू इसलिए क्योंकि हिंदू इंपॉर्टेंट यार एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, क्वेश्चंस हिंदू से आते हैं, इसलिए हिंदू पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो एनालिसिस देखो। और कौन सा था, सोसाइटी गवर्नेंस एंड साइंस एंड टेक। सोसाइटी और गवर्नेंस यार इंटरनेट से किया है, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक, जैसे मैंने मेंस का सिलेबस देखा ना जीएस का हिमाचल का, तो उसमें बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनके लिए स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं मिलते, ना कहीं बुक से होता है वो। नोट्स अगर आप देखना चाहो ना, जैसे कोचिंग के नोट्स होते हैं, तो यार या तो वो बहुत ही ज्यादा वास्ट होते हैं, उतना कवर नहीं हो पाएगा। तो मैंने तो ऐसा किया कि जो टॉपिक मिल रहा था मुझे मेंस के सिलेबस में, वो डाल दिया नेट पे। जैसे बीच में एक टॉपिक था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रोल ऑफ एनजीओज, है ना, और ऐसे कर करके बहुत टॉपिक्स हैं, तो बस डायरेक्ट नेट पे डालो। और दृष्टि के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे, दृष्टि आईएएस के, वो पीडीएफ रख लो। मतलब मैंने अलग अलग फोल्डर बनाए थे, GS1 GS2 GS3, तो जो टॉपिक्स बुक से नहीं मिल रहे थे उनके गूगल पे डाला, या तो दृष्टि का मिल गया, या फोरम का डॉक्यूमेंट मिल गया, फोरम आईएएस का, या फिर किसी और का डॉक्यूमेंट मिल गया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, उसको रखा GS1 2 3 अकॉर्डिंगली अपने सोर्सेज में। और जब रिवाइज करने का टाइम आया, तो जैसे पेपर देना था GS1 का, तो GS1 के पेपर से पहले वो डॉक्यूमेंट खोले सारे, एक बार गो थ्रू किया, सो दैट पता चल जाएगा कि अगर एनजीओ का क्वेश्चन आ गया तो कुछ तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिमाग में होगी ना, कि एनजीओ का रोल क्या होता है, या कौन से एनजीओ था फर्स्ट कंट्री में, वो दिमाग में रहता है बैक ऑफ द माइंड। पेपर में जाके ना आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट होता है, जो चीज आपको याद नहीं होती वो पीछे से बताता है माइंड हमें कि ये लिख। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोच के लिखना है, आपका हाथ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि अगर हाथ रुक गया ना तो आप रुक जाओगे। ये मैं चीज आपको पहले ही बोल दूं। 3 घंटे का पेपर है, 28 क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसलिए सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 28 के 28 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है? वहां हाथ नहीं रुकना चाहिए, मतलब लिखते लिखते सोचोगे क्या लिखना है, ठीक है? बस एक जनरल स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में कि इंट्रो लिखनी है, बॉडी लेनी है और कंक्लूजन करना है, वो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लिखते लिखते सोचो कि कंटेंट क्या डालना है। अगर आप रुक गए ना 1 मिनट सोचने के लिए कि मैंने इसमें ये लिखना है, तो ट्रेन छूट जाएगी, डेफिनेटली छूट जाएगी, ठीक है? एंड साइंस एंड टेक अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, तो विजन, उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है। हिमाचल की करंट अफेयर्स मैगजीन सर, यार बहुत सारे सोर्सेज हैं अगर करंट अफेयर्स हिमाचल के कवर करने हैं। ज्ञानम वगैरह की मैगजीन आती है ना, ज्ञानम की आती है, या फिर और भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे, बट आई थिंक स्टिक टू ट्रिब्यून। ट्रिब्यून से नोट्स बनाओ रोज के रोज, और मतलब ऐसे बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपने ट्रिब्यून पढ़ना है एटलीस्ट 1 साल। तो आपके पास ऐसा ना हो कि जब ट्रिब्यून की नोट्स उठाओ तो इतनी मोटी किताब बन जाए। शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब एक पेज पे 3 4 दिन के करंट अफेयर्स नोट करो, इतने शॉर्ट बनाओ, ताकि जब आपने रिवाइज करना हो ना हिमाचल का पार्ट, तो जल्दी जल्दी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप हिमाचल के करंट अफेयर्स ही रिवाइज करते रह जाओ, ठीक है? प्लस आई गेस हिमाचल के करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्या प्री के लिए? मेंस के लिए तो होते हैं, प्री के लिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आता है और बजट आता है मेनली। अगर हिमाचल के करंट अफेयर्स आते भी हैं तो 2 3 क्वेश्चन आते हैं जिनको आप मैनेज कर सकते हो समहाउ, तो मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है हिमाचल के लिए। जीएस के लिए विजन, हाउ यू कनेक्ट एवरी सब्जेक्ट मैटर इनटू योर आंसर राइटिंग। अच्छा, एंड सेकेंडली देयर इज ऑलवेज समवट प्रेशर थ्रू आउट द जर्नी, हाउ यू डेल्ट विद इट।
अच्छा, प्रेशर तो यार बहुत था जर्नी में। मतलब आई गेस मैं अभी सर को भी यही चीज़ बोल रहा था कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है, जर्नी को जीना मुश्किल है। मतलब ये वो एक साल पढ़ते रहना, कंसिस्टेंटली रोज सुबह उठना, उन्हीं किताबों को देखना और करंट अफेयर्स को पढ़ना, कभी कभी मन नहीं करता तब भी पढ़ना। तो आई गेस जर्नी जीना मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पॉलिटी मुश्किल नहीं है, इकोनॉमी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी जर्नी ये थोड़ी सी टफ है, फेज थोड़े टफ होते हैं बीच में, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगता है कभी कभी। बट आई गेस आपके पास ना एक गो थ्रू पर्सन होता है ना हमारी लाइफ में, कुछ भी दिक्कत आती है हम फोन करते हैं किसी को, है ना, कोई भी हो सकता है, एनीवन। तो कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो, फील कुछ भी दिक्कत लग रही है, लेट डाउन फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आप उसको फोन करो और बोलो कि यार मोटिवेशन दे। अनलेस आप खुद ही इतने ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी और की, तो कोई एक इंसान होना चाहिए, बी इट योर गाइड, बी इट योर टीचर, बी इट योर फ्रेंड, एनीबॉडी। तो आई गेस प्रेशर से डील करने का तो यही एक तरीका है, हाउ यू कनेक्ट एवरी सब्जेक्ट मैटर इनटू योर आंसर राइटिंग। वही बात है यार, मतलब अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कनेक्ट करने की, अपने आप कनेक्ट होती हैं चीज़ें। जैसे इस बार अगर मैं एग्जांपल दूं, पेपर 2 में मेरे को चाइना से, जैसे चाइना का क्वेश्चन आता है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आना चाहिए था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या पार्टी से रिलेटेड, सीपीसी रिलेटेड, वहाँ पे क्वेश्चन आया डायनेमिक, बीआरआई, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव। तो एक टाइम के लिए तो मैं ऐसा था कि यार बीआरआई आ गया, आता तो है पर इतना भी नहीं आता कि 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि बीआरआई कभी पढ़ा होगा 2017-18 में, पुराना टॉपिक है ना। पर ये है कि अब जैसे उस टाइम पे पढ़ा होगा तो इतना याद भी नहीं होगा, है ना। जैसे डोकलाम क्राइसिस हुआ था, किसी को पता हो अगर, सुना है किसी ने डोकलाम क्राइसिस? डोकलाम क्राइसिस काफी पुराना है। तो चेन्नई में एक समिट हुआ था, ममल्लापुरम समिट, किसी को पता हो, है ना, वुहान समिट हुए थे। तो ये सारी चीजें मेंशन करी मैंने, पुरानी थी पर अभी मेंशन करी। क्यों? क्योंकि तब पढ़ी हुई थी, आज यूज हो गई। पढ़ी ही ना होती फिर कंटेंट कहाँ से मिलता मुझे, सब्जेक्ट मैटर ही ना मिलता लिखने को। पर कभी पढ़ी थी, इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई ना कभी वेस्ट नहीं होती, जब मर्जी पढ़ो आप, कभी ना कभी यूज होगी। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि आप रीड करो जितना हो सकते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो ऐसे कनेक्ट किया है आंसर राइटिंग में। हम्म। यार जैसे इस बार फर्स्ट क्वेश्चन आया था मुझे रूसो से, रूसो का क्वेश्चन था वो, और क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, पर क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे करना है कि जैसे जो थिंकर, अगर किसी की थ्योरी पूछी है तो उस थिंकर का छोटा सा इंट्रो, कि थिंकर ने क्या थ्योरी दी थी, उसके बाद उस थ्योरी का थोड़ा सा विश्लेषण, एनालिसिस, कि थ्योरी है क्या, ठीक है। उसके बाद उसके अगर प्रोज एंड कॉन्स है कोई, या फिर उस पर कोई कंटेम्प्रेरी राइटर ने कुछ कमेंट किया है वो, ठीक है, मतलब ये आपको पता चल जाएगा जब आप आंसर लिखोगे। एंड फाइनली कंक्लूड जरूर करना है कि आपका क्या ओपिनियन है, अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन डिफर कर जाता है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि थियरी क्या है, फिर तो आप थियरी का विश्लेषण करोगे। अगर आपका ओपिनियन पूछा है कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने क्या लिखा है और आपका क्या वो है, मत है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डील करना है। बट स्ट्रक्चरिंग सेम रहनी चाहिए कि इंट्रो हो, बॉडी दिखे उसमें एक प्रॉपर, और लास्ट में कंक्लूजन दिखे। और बॉडी में आपने अगर कुछ आपके पास मतलब यूज करने के लिए पाई चार्ट्स हैं, डायग्राम्स है ना, ऐसी चीजें इंप्रेसिव लगती हैं आंसर्स, मतलब ऐसे आंसर्स मार्क्स फेच करते हैं। तो इम्प्रेसिव बनाना है मतलब ओवरऑल। तो आप जैसे भी मतलब उस चीज को इम्प्रेसिव बना पाओ, 20 नंबर हैं क्योंकि वो 20 में से, और आपको एट मैक्स 14 या 15 फेच करने हैं। मुझे तो नहीं हुए, मुझे तो 11-12 ही आए होंगे आई थिंक, जितने मार्क्स आए हैं। पर आपके 14 या 15 नंबर होने चाहिए, तब आप टॉप 5 में या टॉप 4 में, जो एसडीएम वाली पोस्ट है उसमें आप आराम से आ जाओगे। ये सही है, हाँ। यार जैसे रैंक 5 है ना, चिराग शर्मा, उसका इंटरव्यू मेरे से बात था, तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो ही टोल्ड मी यार कि हम दोनों का पीएसआईआर है और पीएसआईआर में नंबर नहीं आते यार। तो कहता है यार ऐसा ना हो कि हम दोनों का ही ना हो। तो आई सेड यार आप देखना हम दोनों का नाम लिस्ट में होगा। वो तो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है ना, तो उनका भी पीएसआईआर था, मेरा भी था, हम दोनों का हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीएसआईआर में नंबर नहीं आते या सिलेक्शंस नहीं होते, हुए हैं ना।
दिख रहे हैं ना आपको सामने, तो बस फिर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से पढ़ रहे हो एंड इवेंचुअली प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आंसर्स में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वही इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। पता चले आप PSIR पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट आपका किसी और सब्जेक्ट में है, बस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि नंबर आते हैं, या सोशो पढ़ रहे हैं हम, सोशोलॉजी, उसमें नंबर आते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, मजा आ नहीं रहा पढ़ते हुए, बस रट्टा मार रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा। फिर वो चीज़ आपके आंसर्स में ना दिखेगी नहीं, जो प्रेजेंटेबिलिटी आप दिखाना चाहते हो ना आंसर्स में, वो दिखेगी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ना नेचुरल होती हैं, वो नेचुरली आनी चाहिए। वो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा ना सब्जेक्ट में, तो बहुत मुश्किल है उन चीजों को लेके आना। पेपर 1 में पॉलिटी है, पार्ट 2, हाँ 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 पॉलिटी है। GS2 यार, वो जो पॉलिटी है ना पेपर 1 पार्ट 2, जो ऑप्शनल की पॉलिटी है, वो थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड होती है। उसमें आपको थिंकर्स कोट करने पड़ेंगे, उसमें आपको थ्योरीज कोट करनी पड़ेंगी, मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा अरीना बढ़ाना पड़ेगा आपको, वास्टनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसमें आपको स्पेशलिटी दिखानी पड़ेगी अपनी, कि मेरा ये ऑप्शनल है, इसमें मुझे इतना आता है। GS में आप जनरल आंसर्स लिखोगे चल जाएगा वो। GS का मतलब है ना जनरल स्टडीज, जनरल मतलब आपको जनरल चीजें आनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। बट ऑप्शनल में आपको वास्टनेस दिखानी पड़ेगी, अपना रिजर्वायर ऑफ नॉलेज खोलना पड़ेगा कि मुझे ये आता है, मैंने सब दिखाना है वहां पे। वहां पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों मैटर करती है। GS में तो आपके पास मतलब लिमिटेड स्पेस होगा, उसमें आपने अच्छा आंसर लिखना है। वो अगर जनरल भी होगा तो नंबर मिल जाएंगे, पर उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि मैं थोड़ा अच्छा बनाऊं, प्रेजेंटेबल बनाऊं। जैसे जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था अंडमान पे, शायद GS में अंडमान पे आया था, या हाँ अंडमान और निकोबार पे आया था, तो मैंने मैप बनाया। तो अगर आप ऐसे मैप बना सकते हो, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, पाई चार्ट्स बना सकते हो, ग्राफ्स बना सकते हो छोटे छोटे साइड में, तो ऐसा लगता है कि इस बंदे को नॉलेज है ना। या फिर अगर आप सोर्सेस कोट करके, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में CMIE का डेटा आता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने बीच में वो डेटा कोट कर दिया। या फिर जैसे यार नीति आयोग की ना एक रिपोर्ट है, इंडिया एट 75, देखिए किसी ने सुनी है? नीति आयोग की एक रिपोर्ट है इंडिया एट 75, ठीक है। वो रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर कोई पढ़ना चाहे, अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो इंडिया एट 75 हो गया है। तो उस रिपोर्ट में ना डिफरेंट चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स कोट किए हैं पहले, फिर लास्ट में सोल्यूशंस दिए हैं। जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, रूरल सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में हम कैसे कर सकते हैं, हाउसिंग में हम क्या कर सकते हैं, वाटर में क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, फिर उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं फिलहाल वो बताया हुआ है, लास्ट में सोल्यूशंस दिए हुए हैं कि हम कैसे इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को यूज करते इन चीज़ों में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैंने तो वो रिपोर्ट कोट करी है, अकॉर्डिंग टू इंडिया एट 75, अकॉर्डिंग टू इंडिया एट 75, जो भी मुझे याद था वो लिखा है। तो आई थिंक उससे नंबर फेच हुए होंगे, जैसे मेरे GS3 में 122 है, सबसे ज़्यादा मैंने उसी में कोट किए थे, तो आई गेस उसका फायदा हुआ है। और मतलब ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो ट्राई, थोड़ा इनोवेशन दिखाना है मतलब। यार जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन तो कोई गाइडेंस नहीं थी, मतलब सोचा था कि कोई गाइड मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कोई टॉपर मिल जाए बात करने के लिए, कोई नहीं मिलता था। और अगर मिलता भी था तो वो बात नहीं करता था क्योंकि भाव बढ़ जाते हैं। तो इंटरनेट, इंटरनेट पे टॉपर्स टॉक एंड टेस्टिमोनियल्स, है ना। बाकी जब 2018 में पेपर दिया तो मैं इतना, मुझे कॉन्फिडेंस था कि पता है क्या करना है। अब अब मैं औरों को बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, पर तब तक सिलेक्ट नहीं हुआ था तो बताने का फायदा नहीं था। तो खुद ही हुआ है यार, मतलब गाइडेंस एज सच तो किसी से नहीं, बट हाँ जैसे मेंस के टाइम पे भूषण सर थे, भूषण रोधा सर, तो मेंस की टेस्ट सीरीज जब मैं, मतलब उन्हीं से मैंने किया है मेंस टेस्ट, तो वो काफ़ी अच्छे गाइड मतलब बने मेरे। जैसे मैं बीच में ऐसा फेज आता था कि मन नहीं करता था पढ़ने का, तो उनको फ़ोन कर देता था, तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, तू टेंशन मत ले, तेरा लिस्ट में नाम है पक्का। तो वो एक चीज बोलना ही बड़ी मोटिवेटिंग होती है कि यार अगर कोई बंदा तुम पे इतना विश्वास कर रहा है कि वो तुम्हें बना रहा है ऑफिसर, तो तुम क्यों नहीं इतना एफर्ट कर सकते। टेस्ट सीरीज यार, मैंने तो मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी मैंने भी, मतलब जैसे अमित सर थे ना, अमित कल था एक लास्ट ईयर के टॉपर, तो मेरे कॉलेज में सीनियर थे, मैं JP से पढ़ा हूँ। इवन अर्षा मैम, अर्षा शर्मा, वो भी मेरे सीनियर थे। इन दोनों से बात करी तो इन दोनों ने मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी भूषण सर से, तो मैंने भी फिर अकॉर्डिंगली एनरोल किया, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका, तो उससे काफ़ी फायदा हुआ मुझे।
मेंस की टेस्ट सीरीज ज्यादा मैटर नहीं करती है, बस ये मैटर करता है कि आप आंसर्स लिखो, मतलब हैबिचुअल बनना है। पहले तो पेपर कंप्लीट करना है 3 घंटे में, उसकी हैबिट डालो, मतलब पेपर कंप्लीट हो जाए ना, वो बहुत बड़ी फतह है। ठीक है, तो पहले तो पेपर कंप्लीट करो, उसके बाद देखो कि हाँ मेरा कंटेंट है कैसा, क्योंकि पहले पेपर कंप्लीट होगा तो आपको नंबर तो मिल ही जाएंगे, किसी में एक नंबर तो मिलेगा ही ना, अगर आपने कुछ भी लिखा हो एक तो मिलेगा, तो एक वो प्लस है आपके पास, नहीं लिखते आप तो जीरो मिलता ना उसमें। तो इसलिए पहले पेपर कंप्लीट करो, फिर कंटेंट देखो कि कंटेंट अब मैं कैसा लिख रहा हूँ, रिव्यू करवाओ, फीडबैक लो टीचर से, गाइड से, जिससे भी करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल, और बुक्स वगैरह वो भी, देखो साइंस स्ट्रीम से तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। कैसे? मैम साइंस स्ट्रीम से तो बल्कि जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं ना, वो उनको तो कहा जाता है कि कहीं भी फिट हो जाते हैं, सब जगह घुसे हुए हैं, इंजीनियर्स आर एवरीवेयर, बीट बैंकिंग, बीट डिफेंस, बीट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एनीवेयर, है ना, तुम कहीं भी जाओ इंजीनियर्स मिलेंगे। अब तो खुद भी फील होता है कि हम भी घुस गए हैं तो हम भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्विच करने में मुश्किल आती है, मतलब साइंस से आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पे आना इजी लगता है, हमने साइंस पढ़ी है ना, हमें कुछ भी पढ़ा दो तुम। अब मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल सब्जेक्ट्स, एमबीबीएस नहीं हो पाएगी ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं आती ट्रांसफॉर्मेशन में। थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसा फील होता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, एनसीईआरटीज तो हो जाती है, न्यूज़पेपर में थोड़े टाइम तक डिफिकल्टी आएगी, पर छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक किसी आदत को लगवाने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं, तो 21 दिन तक न्यूज़पेपर पढ़ो। आपने 21 दिन न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपको 22वें दिन ना आदत हो जाएगी, नहीं भी मन करेगा तब भी उठा के पढ़ोगे। और इतनी श्योरिटी तो है कि 21 दिन के बाद समझ आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होगे ना, तो जो टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आ रही वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको एडिटोरियल्स भी समझ आएंगे, न्यूज़ तो समझ आ ही जाती है सबको, तो एडिटोरियल समझ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बस ये है कि आदत बनानी है। न्यूज़पेपर शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, जैसे चाय पीते हैं ना, चाय के साथ अखबार होनी ज़रूरी है, तो इसलिए पढ़ो न्यूज़पेपर, हो जाएगी हैबिट, समझ भी आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा मैंने मेंस के लिए पढ़ी थी, प्री के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है। हाँ, मॉडर्न ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल, क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल का प्री में तो आई गेस कोई क्वेश्चन था इस पर, नहीं था ना, नहीं था। मेंस में कल्चर वाले पार्ट से आते हैं क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी एंशिएंट और मिडिवल लिमिटेड ही पढ़नी है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी जीएस 1 में, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप बेसिक सा कल्चर पढ़ोगे, इंडिया का क्या है, फाइन आर्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो हो जाएगा, एनसीईआरटीज विल सफाइस। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एडवाइस करोगे, मैंने सुना है इसमें मार्क्स नहीं आते हैं यार आए हैं यार, तभी खड़ा हूँ नहीं यार, पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स नहीं आते हैं ये तो थोड़ी मिथ ही है, मतलब आते हैं, इस बार भी 2 सिलेक्शंस हैं, तो हाँ मतलब एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूँ तो थोड़े कम आते हैं शायद, बट ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगी या फिर बेसिक फिर से वही चीज़ें रिपीटेड, मैं मतलब वही चीज़ बोलूँगा कि इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस थोड़ा जीएस में अगर वो चीज़ें मैच कर रही हैं सिलेबस से तो वो चीज़ देख लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑप्शनल ज़्यादा है कोई कम है। नेक्स्ट ईयर में भी सोशो का कोई भी ना हो, तो फिर आप अगर इस बार सोशल लेके बैठ भी जाओ, पता चले नेक्स्ट ईयर एक भी सिलेक्शन ना हो तो फिर क्या करोगे। इसलिए जो भी आपका ऑप्शनल अभी है, अगर आपको लग रहा है कि चेंज करना ही करना है तब तो करो, मतलब अगर आपको और प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर आप मार्क्स की वजह से चेंज कर रहे हो कि मार्क्स नहीं आ रहे, तब तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। बट हाँ, स्टिक टू योर ऑप्शनल, उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करो, आंसर राइटिंग प्रिपेयर करो अच्छे से, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीएसआईआर में नंबर नहीं आते। व्हाट अबाउट योर प्री एक्सपीरियंस एंड वुड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? प्री एक्सपीरियंस, यार आई गेस मेरा सबसे मुश्किल जो टारगेट था वो प्री क्लियर करना ही था, मतलब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था मेंस के लिए क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग ठीक थी पहले से ही, तो मुझे ऐसा ही था कि प्री हो जाए, मेंस में देख लूंगा। प्री ही नहीं हो रहा था, तो प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स ऑब्वियसली आते हैं। हिमाचल जी के थोड़ी ज़्यादा अच्छे से कवर करना, मतलब जैसे मैंने तो जोगटा अकेडमी की बुक्स पढ़ी हैं मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी।
और इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट वाला, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो जो जो चीज़ें तो मतलब हैवी कंपोनेंट्स होते हैं ना एचएस में, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप कि इनको मैं लाइटली लूँ या छोड़ के जाऊँ, क्योंकि अगर आपने लाइटली ले लिया तो फिर नहीं निकलेगा प्री। तो करंट अफेयर्स, हिमाचल जी के, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड जीएस अगर थोड़ा लाइट रहता भी है तो चल जाएगा काम प्री में, मेंस में नहीं चलेगा। तो इसलिए तैयारी अपनी स्मार्टली करना। मतलब मेंस के लिए अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि जीएस में बाद में थोड़ा अच्छे से कर लूंगा, अभी प्री के लिए मैं जीएस नहीं कर पाऊंगा, तो देख सकते हो आप फिर भी जीएस को थोड़ा लाइटली लेने की कोशिश कर सकते हो। मैं तो नहीं कहूँगा लाइटली लो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। मतलब एचएस भी थोड़ा वैसे ही आ गया लेवल की, हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट्स आती हैं, तो लाइटली तो कोई कंपोनेंट मत लेना। हाँ एंशिएंट मेडिवल थोड़ा ले सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। बस रिवीजन इज द की। पेपर से पहले रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जानी चाहिए। रिवीजन जरूरी है बहुत, 3-4 बार तो एटलीस्ट, विजन वाली तो 3-4 बार कर ही लेना एटलीस्ट। वो आपने देखना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है मैंने रिवीजन के लिए, बट रिवीजन बहुत जरूरी है। मैंने विजन ही पढ़ी थी, क्योंकि अगर मैं विजन के साथ कोई और उठा लेता तो फिर विजन नहीं हो पाती। क्योंकि जैसे मैंने पिछले साल यही गलतियां करी थी, मैंने विजन उठाई, साथ में वो उठा ली इनसाइट्स। इनसाइट्स की मंथली आती है ना, वो होती है 200-250 पेज की, वही पढ़ते रह जाते हैं फिर हम। या तो फिर इनसाइट्स पढ़ लो या विजन पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि विजन पढ़ो, इनसाइट्स पढ़ लो, पर फिर उसी को पढ़ो, कहीं और मत जाओ। या फिर IAS बाबा की भी आती है शायद ना, वो भी, मतलब सारी ठीक है, पर जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको कंफर्टेबल लग रही है उसी को पढ़ो। जैसे विजन मुझे इसलिए कंफर्टेबल लगी क्योंकि जैसे इनसाइट्स की आती है उसमें टॉपिक्स बहुत बना दिए हैं उन्होंने। विजन में ना टॉपिक्स लिमिटेड हैं, मतलब विजन में एक टॉपिक को वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देंगे, पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे स्टार्टिंग से लेकर, टाइमलाइन बनाई हुई है मतलब। इसलिए विजन मुझे ज्यादा अच्छी लगी। बाकी इनसाइट्स थोड़ी बल्कि हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा नेग्लेक्ट भी कर दिया उसको। बाकी कंटेंट दोनों में बराबर होगा, बल्कि इनसाइट्स में ज्यादा ही होगा कंटेंट आई गेस। एनीथिंग एल्स? करंट अफेयर्स कितने मंथ के करने चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर। 10 मंथ्स विल बी सफिशिएंट, पर 1 साल के कर लो। 1 साल के कर लो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता। यूपीएससी में तो बोलते हैं 2-2.5 साल के कर लो, तब भी कम है। तो इसलिए एचएस में 1 साल के तो कर लो एटलीस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि 4-5 घंटे कर पा रहे हो तो कम है, बहुत है यार, मैं तो कहता हूँ बहुत है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी दिन ना 7-8 घंटे भी पढ़ लेता था, 7-8 घंटे क्वालिटी स्टडी, प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे 8 आवर्स, पर मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं होता था। क्यों? क्योंकि शायद जो मैंने टारगेट बनाया होता था दिन का या वीकली, वो शायद अचीव नहीं हो पा रहा है, मतलब वो ट्रैक पे नहीं चल रही थी चीजें। तो जब रात को सोता था तो ऐसा लगता था यार हुआ ही नहीं आज कुछ, चाहे 8 घंटे पढ़ भी लिया, किसी दिन 4 घंटे पढ़ के भी मजा आ जाता था यार। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा टारगेट मीट हो रहा है, प्लस तुम्हें खुद से अपने दिमाग में सेटिस्फैक्शन फील हो रही है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। तो आप मतलब अभी ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप अपना सब्जेक्ट कवर करो, सिलेबस कवर करो, फिर आप रिवाइज करो, तब आपको चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे मैंने रिवीजन मैनेज करनी है, कैसे मैंने आवर्स डेडिकेट करने हैं। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे आवर्स का खेल नहीं है, यहाँ पे खेल है कि कैसे आप अपना एक कॉम्पोनेंट कंप्लीटली पढ़ के रिवाइज कर पा रहे हो। फिर से वही बात, रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ भी पढ़ा हुआ हो, कितना भी अच्छे से पढ़ा हुआ हो, कितनी भी मास्टरी हो आपकी उस सब्जेक्ट पे, नहीं आएगा। दोबारा रिवाइज करना ही पड़ेगा। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी होती है 11th-12th के, जब तक रिवाइज नहीं करोगे, मैप्स रिवाइज नहीं करोगे, नहीं आएंगे, नहीं पता चलेंगे। इसलिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि आता ही है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आता। ऐसा सोचना है कुछ नहीं आता, रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो उस एटीट्यूड के साथ चलना है कि रिवीजन करनी बहुत जरूरी है मुझे। ऐसे राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए वही, अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है ना, जैसे 20 मार्कर का क्वेश्चन आता है, तो अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो अच्छे से, तो ऐसे राइटिंग में ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्लस जैसे मैंने बताया इनको भी कि एक विजन के डॉक्यूमेंट्स आते, विजन के क्वालिटी एडिट मटेरियल आता है, कुछ ऐसे नाम से आता है, मुझे यार नाम नहीं याद आ रहा उसका। मतलब आप विजन के करंट अफेयर्स वाली वो खोलोगे ना, करंट अफेयर्स वाला पोर्टल खोलोगे, उस पर आपको ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी।
उसमें आता है शायद वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है शायद, है ना, वैल्यू एडिशन होता है। उसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो टॉपिक्स के 9-9 10-10 पेज के ना डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक एक टॉपिक का। जैसे विमेन एम्पावरमेंट का 10 पेज का है, क्लाइमेट चेंज का 10 पेज का है, फिर और कोई भी टॉपिक होगा एयर पोल्यूशन का 10 पेज, ऐसे ऐसे करके। तो वो 10 पेज नहीं पढ़ने हैं, उसमें से बीच में से उठानी है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। बना लिए, जब ऐसे का पेपर होगा उससे पहले वो सारे शॉर्ट नोट्स एक बार गो थ्रू करने हैं। क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए थ्योरी बहुत है, हमारे पास कंटेंट नहीं होता कि डालना क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है हमारे पास। तो अगर गलती से आपके पास वो ऐसे फंस गया उस टॉपिक पे, जैसे मेरे पास इस बार ऐसे था, एक तो मेरा फोटे था इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसमें तो लिख दिया अच्छे से। दूसरा था शायद पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, कि इस पार्लियामेंट बर्डन ऑन एक्सचेकर ऐसे करके था कुछ। तो उसके लिए था मेरे पास कंटेंट अच्छा खासा, क्योंकि मैंने वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे थे। पता था कि राज्यसभा या लोकसभा क्यों नहीं फंक्शन कर पा रही, इतने दिन ही मिलती है, फिर इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि इतने दिन मिलना चाहिए, या सेकेंड ARC ने ये बोला है, या कमीशन फॉर कौन सा आता है वो, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है। तो ऐसी ऐसी चीजें अगर आप कोट कर दोगे ना, वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। ऐसी चीजें आप कोट कर दोगे तो नंबर मिलने ही मिलने हैं, कोई नहीं छीन सकता फिर आपसे वो नंबर। तो ऐसे के लिए तो अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप GS का पेपर लिखोगे। तो अगर आप 20 मार्क के क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बस इंफॉर्मेशन कोट करनी है, दैट्स इट। यार ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब हिंदी पेपर पूछ रहे हो आप या इससे हिंदी में? हिंदी पेपर मेंस वाला, ठीक है। हिंदी पेपर एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब हिंदी के पेपर में आता है, देखो निबंध आता है सबसे पहले। तो निबंध होता है शायद 30 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होता है ना हिंदी का, निबंध होता है 30 नंबर का। उसके बाद आता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एक पैसेज की। उसके बाद होता है एक पैराग्राफ दिया होगा हिंदी में, उसका अनुवाद, सिंप्लीफिकेशन। आफ्टरवर्ड्स पोइट्री दी होगी, उसका अनुवाद, सिंप्लीफिकेशन। तो यहीं पे आपके 50-60 नंबर कवर हो जाते हैं, 60 या 70 भी हो सकते हैं। ग्रामर होती है 30-40 नंबर की, क्या बोलते हैं उसको, व्याकरण। व्याकरण होती है 30-40 नंबर की, ठीक है। वो व्याकरण एक्सपेक्ट मत करना कि हो पाएगी तुमसे अनलेस तुम हिंदी के स्कॉलर हो, ठीक है। मेरे हिंदी में 97 आए थे स्कूल में ना 10th क्लास में, पर मुझसे नहीं हुई वो ठीक है। तो या तो फिर हिंदी के लिए स्पेशल तैयारी करना, अदरवाइज इसी कंपोनेंट पे फोकस करना कि यहीं पे हो जाए पेपर मेरा। मेरे हिंदी में कितने हैं, 50 समथिंग है मेरे हिंदी में, तो डिसेंट स्कोर है। तो निबंध अच्छे से लिखना, और क्या कहते हैं, ये जो पैसेज ट्रांसलेशन होती है या फिर जो अनुवाद करने वाला पार्ट है, ये अच्छे से कवर कर पाओगे आप तो हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में जो ग्रामर आती है ना यार, थोड़ी टफ आती है, मुहावरे भी थोड़े अजीब से होते हैं, वो तो कभी सुने भी नहीं होते हमने, ऐसे आते हैं। प्लस जो भी और चीजें होती है, संधि विच्छेद आता है, क्या क्या आता है, समास वगैरह जो भी होते हैं व्याकरण में, तो वो चीजें थोड़ी टफ होती हैं। इसलिए उस पार्ट पे ज्यादा रिलाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तैयारी करनी तो जनरल हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लेना हिंदी के पेपर से 10 दिन पहले, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर, सो दैट एक थोड़ी वो हैबिट बन जाए वर्ड्स को देखने की, जो प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि कुछ भी, एनी वर्ड, अतिक्रमण ठीक है, ऐसे वर्ड्स का यूजेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने उसको दिखाना है कि मुझे हिंदी भी आती है। जैसे मेरे इंटरव्यू में जो मैम थे, उन्होंने हिंदी में सवाल पूछे टू चेक कि इसको हिंदी भी आती है या अंग्रेजी आया है, ठीक है। तो हिंदी आना भी जरूरी है, हिंदी में फ्लो बनना जरूरी है, मतलब आप बोल पाओ हिंदी में अच्छे से फ्लुएंटली। तो हिंदी की तैयारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगी, मतलब इस बार का पेपर देखना तो वो अच्छा पेपर था, वो देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैंने ये बोला कि देखो ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बट रशिया इज परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब मुझसे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था, यहाँ पे एक्चुअल वाले में तो नहीं पूछा, मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि तो जो जेनोसाइड हो रहा है वो ठीक है आपके हिसाब से, मतलब लोग मर रहे हैं यूक्रेन में, और क्या कहते हैं इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इतना कुछ कर रहा है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वगैरह वगैरह, जो भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो ठीक है सब कुछ। तो मैंने बोला यार ठीक है मतलब कल को अगर पाकिस्तान आके हमारे घर पे मतलब कुछ भी करेगा, तो हम भी तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही काम करेंगे ना, हमारे लिए जो सही रहेगा हम वो करेंगे। अब चाइना के साथ हमारे LEC पे जो भी रिलेशंस हैं,
ऐसा तो नहीं ना कि हम पाकिस्तान को देख के वो काम कर रहे हैं कि चाइना गुस्सा हो जाएगा या पाकिस्तान गुस्सा हो जाएगा, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। नैम का एग्जांपल ले सकते हो आप, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, ठीक है, कि वहां पे भी हमने दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन करने से मतलब हेजिटेट किया और एक अपना ब्लॉक बनाया नैम का। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम फॉलो करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और इशू बेस्ड अलायंसेस बनाते हैं, है ना। मतलब क्वाड में है हम मेंबर, एट द सेम टाइम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो दोनों है तो कंट्रास्टिंग, पर हम मेंबर्स हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें चाइना के साथ भी काम करना है, हमें क्वाड के साथ भी काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपना देखना है, यूएस अपना देखता है ना, हमें भी अपना देखना है। तो दिस वे आई टैकल दैट क्वेश्चन कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। उसके लिए अगर रशिया के खिलाफ वोट भी करना पड़े कि रशिया ठीक कर रहा है तो ठीक है। एट द सेम टाइम हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एड दे सकते हैं यूक्रेन को, या हम फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो न्यूट्रल स्टैंड बनाना बहुत जरूरी है, आंसर्स में दिखना चाहिए। मतलब आई गेस GS2 में है ये कंपोनेंट जहाँ पे न्यूट्रलिटी वगैरह वाले पार्ट हैं, अगर आपने देखा हो। क्या कह रहे हो? नहीं, मैं वो उसी पे बात कर रहा था कि जैसे मतलब मुझसे सवाल पूछा गया ना कि जेनोसाइड हो रहा है यूक्रेन में, कि लोग मर रहे हैं, या रशियन फाइटर्स आके यूक्रेन की जनता को तंग कर रहे हैं, उनका जेनोसाइड हो रहा है। तो मतलब उस हिसाब से मैंने वो क्वेश्चन ऐसे टैकल किया कि हमें मतलब अगर रशिया वहां पे कुछ कर रहा है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है, रादर देन वो ये नहीं देख रहा कि मुझे लोगों को मारना है, पर उसने अपनी टेरिटरी को ठीक रखना है। बाकी उसने, रशिया ने तो बढ़िया मतलब क्या कहते हैं, अपने मतलब एक्शंस को जस्टिफाई किया है ये बोल के कि हम डॉनबास रीजन में मिलिट्री इन्वेजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रेबल ग्रुप्स हैं, तो हम शांति बनाए रखने के लिए वहां पे इन्वेजन कर चुके हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हमने जबरदस्ती किया है, बट दे आर सेइंग कि डॉनबास रीजन, वहां पे रेबल ग्रुप्स हैं, वहां पे अशांति हो रही है, तो हमने शांति बनाए रखने के लिए इन्वेजन कर दिया। एंड इवेंचुअली हमने यूक्रेन में इसलिए किया क्योंकि वो साथ वाले रीजन से वहां पे भी लोग वो कर गए, मूव कर गए, जो रेबल्स थे। तो उन्होंने अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर दिया है, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड कम्युनिटी तो कुछ और सोच रही है ना। तो हमने ये नहीं है कि हमने बस वर्ल्ड के पीछे लग जाना है, हमें अपना स्टांस रखना बड़ा जरूरी है, अपना स्टैंड होना चाहिए। अगर अब हम रशिया से 45-50% आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया के खिलाफ बोल देंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कल को मैनेज करना चीजें। तो एट द सेम टाइम रशिया के सपोर्ट में भी थोड़ा सा रहें, और उस चीज को थोड़ा गलत भी ठहराएं, तो न्यूट्रल सा स्टैंड बना के चलना चाहिए, जो कि इंडिया फॉलो करता ही है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। कभी यार एस जयशंकर को सुनना, उनकी वीडियोस देखा करो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे ओरेटर हैं वो। तो उनकी वीडियोस तो स्पेसिफिकली देखा करो, कहीं भी होता है कुछ भी होता है ना तो देखा करो, स्पेशली PSIR वाले। एस जयशंकर को फॉलो करो, ठीक है। सर डेली 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए या हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना चाहिए? मैं वीकली टारगेट्स बनाता था तो मैं एक सब्जेक्ट कंपोनेंट कवर करता था एक वीक में। पर हाँ, हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स मेरा रोज का रोज चलता था। बाकी GS का एक कंपोनेंट वीकली मेरा चलता है। बाकी वो आपकी अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम देना पड़ा, क्योंकि यूपीएससी का आपको पता है सिलेबस कितना ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम दिया। बट जब मैंने HAS का सिलेबस देखा तब आई वाज लाइक ये तो हो जाएगा, जैसे मैम बोल रहे थे कि ये तो हो ही जाएगा, वैसे ही सेम, और हो ही गया। क्योंकि मैंने प्री के बाद ही स्टार्ट किया एक्चुअली। पर फिर जब मैंने पेपर 2 पार्ट 2 देखा तब आई वाज लाइक ये क्या आ गया है, ये तो पहले देखा नहीं कभी। पर फिर थैंकफुली वो डॉक्यूमेंट मिल गया और उसमें चीज़ें अच्छे से दी हुई थी, तो वो कवर हो गया, मैनेज हो गया इसे। पर यह है कि प्री से पहले आपका सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। प्री के बाद फिर अगर आप रोज के रोज 2 घंटे भी दोगे ना, उसमें आपने पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और आंसर राइट भी करनी है, तो 2 घंटे में ऑप्शनल हो जाएगा। बाकी आप अपना टाइम GS और करंट अफेयर्स को दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार उनके नंबर कम है मुझसे, उनके नंबर बन रहे हैं 245 मेंस, नहीं सॉरी 445 मेंस में ओवरऑल। मेरे हैं 450, पर मेरा रैंक नीचे है क्योंकि मेरे ऑप्शनल नहीं, उसमें इंटरव्यू में कम है। उनके हैं 117 या 18, मेरे 104 हैं इंटरव्यू में। मेरे 126, नहीं नहीं यार 111 है मेरे।
नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। 56 फर्स्ट में शायद, या 55 और सेकंड में 55, ऐसे है मतलब 111 है मेरे। जीएस में ठीक है यार मेरे, जीएस में GS2 तो ऑब्वियसली लो स्कोरिंग चल रहा है काफी टाइम से, उसमें मेरे शायद 76 या 77 है, 1 में 92 है, और 3 में मेरे अच्छे हैं 122, उसमें अच्छे हैं। उसमें मैंने आपको बताया ना रिपोर्ट्स कोड करी थी मैंने काफी, क्योंकि वो डायनेमिक भी रहता है ना काफी GS3, उसमें रिपोर्ट्स कोड करी, फैक्ट्स कोड किए, स्टैट्स वैट्स अच्छे से डाल के आंसर्स लिखे थे बढ़िया। वो पेपर तो मैं खुद देख के मतलब अच्छा लग रहा था मुझे कि ये तो अच्छा लिख दिया मैंने। GS1 थोड़ा टफ भी आया था इस बार, अगर आप पेपर देखोगे थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा था GS1 है ना। GS1 में मुझे दिक्कत आई थी थोड़ी सी, पर पेपर कंप्लीट हो गया था थैंकफुली, इसलिए नंबर ठीक है, मतलब अच्छे नहीं हो बोलूंगा, 92 डिसेंट है। GS2 बहुत अच्छा हुआ था पर नंबर नहीं आया यार, 76 आए हैं। GS2 बहुत अच्छा हुआ था मेरा, आई वाज एक्सपेक्टिंग प्लस 100 प्लस, नहीं मिले। थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू विश everyone sitting here a very all the very best for your future endeavors, जो भी आपको करना है UPSC HAS या फिर किसी भी स्टेट से आप हो। होपफुली आपका नाम मैं अभी नहीं जानता हूँ, पर किसी दिन आपका नाम लिस्ट में पढूं और आपकी फ़ोटो साथ में देखूं तो अच्छा लगेगा। अच्छे से मेहनत करो, बस एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने बोला ही है कि इंतज़ार करने वालों को मिल जाता है, जो मेहनत करने वाले छोड़ते हैं, तो यही दिमाग में रखना है। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं तैयारी कर रहा था काफ़ी पहले से, तो यूपीएससी में ना सीट्स कम हो रही थी, 1000 थी, 900 हुई, 800 हुई, 700 हो गई। तो मेरे कॉलेज में एक सीनियर होते थे मैम, तो मैं उनसे बात करता, वो भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं उनसे बात करता था कि मैम हर साल सीट्स कम हो रही हैं, कैसे चलेगा, अपना तो नाम ही नहीं आएगा। तो शी यूज्ड टू से कि यार अभिषेक तुम्हें एक चाहिए ना, तुम उस एक पे फोकस करो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए 700 है, 10 है, 800 है, 900 है, 1000 है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें एक चाहिए ना, तो बस उस एक के लिए काम करो, उस पर फोकस करो। तो बस आप भी उस एक के लिए फोकस करिए, उसी पे कंसंट्रेट करिए, और दिन आ जाएगा वो जिस दिन आपका लिस्ट में नाम डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच।